कोई भी विधानसभा, लोकसभा, किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव हो, जी, उसमें हमेशा मतदाताओं को उस प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जी, जो फैसले खुद लेने में सक्षम हो, अच्छा, जिसका कोई खुद का आकाना हो हुँ, और जो खुद अपने दम पर हुँ, तमाम जो भी उस वार्ड की, उस विधानसभा क्षेत्र की, उस लोकसभा क्षेत्र की जितना बड़ा चुनाव है, जी, जी, उस लिहाज से वो उन समस्याओं को समझ करके, जान करके और किसी दूसरे की इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो उसमें, जी, खुद जो है वो एक तरह से स्वावलंबी हो और बिल्कुल, वो खुद फैसले ले सके। जी, ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। बिल्कुल, करें अमित ग्रोवर ने जिनको समर्थन दे रखा है, हुँ, उनको समर्थन दे दिया ठीक है, किसी भी आदमी का अधिकार है, हुँ, लेकिन उनको साथ में ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए जी, कि जो ये अगर बाय चांस हुँ, वो एमसी बन जाते हैं, ठीक बात, बहुत तो वो गज़ब सही बात अमित कर रहे हैं। ग्रोवर उनकी जो है पार्षदी चलाएँगे हुँ, या जो उनके पति हैं वो चलाएँगे हुँ, या वो मैडम खुद चलाएँगे। बहुत सही पॉइंट इसी उठा तरह रहे हैं आप। से जो जितेंद्र शोराण की जो धर्मपत्नी है, उसमें जितेंद्र शोराण चलाएँगे हुँ, या उनकी धर्मपत्नी चलाएँगे। सही बोल रहे क्योंकि हैं आप। अभी तक का जो पूरा एपिसोड है, हुँ, उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा हुँ, कि ये जो डॉक्टर सुमन यादव को छोड़ करके बाकी जितनी महिलाएँ हैं, जी, उनमें कोई भी सक्षम हो, यस, कोई भी अपने दमखम पर हुँ, राजनीति कर सकती हो। जी, हुँ, एक सुमन यादव को अगर छोड़ दें, उन्होंने हुँ, अपने किसी परिवारजन का फोटो उसके अंदर नहीं लगा रखा है, जो उनके यस, होर्डिंग, बहुत बैनर्स, सही कहा आपने। पम्पलेट्स हैं। हुँ, बाकी जो प्रत्याशी खड़े हैं, हुँ, वो सारे ही अपने परिवारजनों के फोटो लगाए हुए हैं। ठीक बात। तो कहीं न कहीं अब उनकी यह भी ज़िम्मेवारी बनती है, अमित ग्रोवर ने जो पिछली बार में काम किए हैं, जी, उनका रिपोर्ट कार्ड भी दे। फोटो तो उन्होंने लगा लिया, जी। उन्होंने क्या किया? अब रिपोर्ट कार्ड भी उनको पेश करना चाहिए। ये दोनों ही शख्स हुँ, पिछले लगातार कई सालों से हुँ, केवल और केवल जो है जलसे, धरने, हुँ, जुलूस, हुँ, इस तरह के मामलों में ज़्यादा हुँ, एक्टिव रहे हैं जी, और धरातल पर हुँ, बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। हुँ, बाकी अगर उन्होंने कुछ किया हो, हुँ, तो उनको बताना भी चाहिए जनता के बीच में, बिल्कुल क्योंकि हम सही। भी इस वार्ड में खूब घूमे हैं। जी, अभी तक लोग उस पैमाने पर कोई ये बोल ही नहीं हाँ, रहे बिल्कुल, कि इन्होंने हमारे वार्ड में कोई ऐसा काम करवाया हो। करवाया। जो दोनों प्रत्याशी हैं, हुँ, हुँ, उनको ये बताना चाहिए हुँ, कि जब हमने पहले आपके इलाके के लोगों के वोट लिए, हाँ, तो उसके बाद हमने ये काम आपके लिए किए करवाए करवाए। और ये हमने आपसे वादे किए थे, हुँ, हुँ, जिनको हमने निभाया और जिनको हम नहीं निभा पाए, वो भी जी, बताने चाहिए। बताने नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेके ही चलता हूँ आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करूँ तो साथियों, हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव फिलहाल बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं वार्ड 14 हिसार की, जहां से सुनने में ये आ रहा कि बीजेपी की प्रत्याशी डॉक्टर सुमन यादव शहर की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना दम है और वो शहर के लिए क्या करना चाहती है और फिलहाल वार्ड 14 में उनकी क्या पोजीशन है, उनके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, सारा का सारा वार्ड 14 का विश्लेषण हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो वार्ड 14 की राजनीति आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई जी, देखिए, राष्ट्र की सरकार बन चुकी है, जी, प्रदेश की सरकार बन चुकी है और अब बनने जा रही शहर की सरकार। जी, और हमेशा हर वोटर यह चाहता है कि मैं उस नुमाइंदे को अपना वोट दूं जी, जहां पर मेरे अधिकार भी सुरक्षित हों और मेरी आवाज भी बुलंद रहे और वह प्रत्याशी जो जनता के लिए किए हुए वादे हैं उन पर खरा उतरे। जी। तो वार्ड 14 में सुनने में आ रहा कि डॉक्टर सुमन यादव जी बहुत शिक्षित और पढ़ी लिखी और बहुत सुलझी हुई उम्मीदवार हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी वार्ड हो, हम्म, कोई भी विधानसभा, लोकसभा, किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव हो, जी, उसमें हमेशा मतदाताओं को हम्म, उस प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जी, जो फैसले खुद लेने में सक्षम हो, अच्छा, जिसका कोई खुद का आकाना हो हम्म, और जो खुद अपने दम पर हम्म, तमाम जो भी उस वार्ड की, उस विधानसभा क्षेत्र की, उस लोकसभा क्षेत्र की जितना बड़ा चुनाव है, जी, जी, उस लिहाज से वो उन समस्याओं को समझ करके, जान करके और किसी दूसरे की इंटरफेरेंस बिल्कुल ना हो उसमें, जी, खुद जो है वो एक तरह से स्वावलंबी हो और बिल्कुल, वो खुद फैसले ले सके। जी, ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। बिल्कुल,
दूसरी तरफ जहां भी कोई भी वार्ड आरक्षित होता है, हम्म, कहीं एससी रिजर्व होते हैं, जी अब आजकल बीसी के लिए भी रिजर्व होने लगे, बिल्कुल। और महिला रिजर्व हैं, हम्म, तो उनमें अक्सर ये देखा जाता है, जी। और विशेषकर महिला जो रिजर्व वार्ड है, हम्म, तो उसमें लोग महिलाओं को ठीक है चुनावी मैदान में खड़े कर देते हैं, मजबूरी होती है रिजर्व वोट भी वार्ड। डाल देते हैं जनता, हम्म, लेकिन उसमें काम जो है वहां पुरुष प्रधान ही वो बन करके रह जाता है, बहुत और गजब बात है। कहीं उनके पति, कहीं उनके ससुर, कहीं हम्म, जेठ, कहीं देवर, कहीं पुत्र, इस हम्म, तरह से कहीं पिता, हम्म। वो जो है उनकी राजनीति करते हैं। अक्सर जैसे प्रद्युमन भाई हम गांव जी में देखते हैं, जी गांव में सरकार ने महिलाओं को अधिकार देने के लिए, जी महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए जी सरपंची के अंदर है जो महिलाओं का कोटा निर्धारित किया। जी परंतु जो बात आप कह रहे हैं हम देखते हैं, ठीक है, महिलाएं चुनी तो जाती हैं जी, पर वो कागजों तक सीमित रहती हैं, सारा का सारा कार्यभार उनका पुरुष देखते हैं। वो केवल और केवल मजबूरी में, क्योंकि बहुत जगह ऐसी चीजें हैं कि कई बार ये होता आदमी सरपंची की तैयारी करता है, जी परिवार का कोई भी, और बिल्कुल फिर वहां जब महिला रिजर्व आ जाती है तो वो फिर अपने परिवार की किसी महिला को बिल्कुल। जो है चुनाव लड़ाना जी वो मजबूरी बन जाता है। जी जी। और कई बार तो ऐसी हालात भी बनती हैं हम्म, कि जब उनके, क्योंकि अब जो है पढ़ाई की भी एक जो है कंडीशन। गाइडलाइन आ गई उसमें, हम्म, तो उस लिहाज से कई बार जब उस परिवार की जो बहुएं होती हैं हम्म, वो जब शिक्षित नहीं होती तो वो अपनी बेटियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं, और जी। विशेषकर जो अनमेरिड जो लड़कियां हैं हम्म, उनको ठीक है चुनाव जिताने लड़ाने के लिए वो खड़ा कर देते हैं, जी। वो जीत भी जाती हैं, हम्म, फिर उसके बाद उनकी शादी कर देते हैं, फिर और गांव वालों को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं मेरा निजी रूप से ये मानना है हम्म, कि जो भी जिस पद के लिए रिजर्व है हम्म, उसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट, यस। जो कैंडिडेट खुद अपने, जहां महिला आरक्षित है तो वह महिला को, उस महिला को वोट देना चाहिए मतदाताओं को जो आपकी बात खुद सुन सके। यस, जो सशक्त हो, मजबूत हो। आजकल हम एक चीज और देख रहे हैं, जो ये हाउसेज होते हैं जो कि विधानसभा और लोकसभा में तो जो है उनका जो प्रतिनिधि उनको अंदर नहीं जाने देते, सही बोले। लेकिन नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, जी उसमें बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार उनके प्रतिनिधि उन मीटिंगों में बैठ जाते हैं, बिल्कुल और उसके बाद वहां पूरा जो हंगामा मचता है और फिर उनको बिल्कुल। बाहर निकाला जाता है उस मीटिंग से। हम्म, और नौबत ये आ जाती है, हमने भी बहुत बार देखा है हम्म, कि कई तो ऐसी महिलाएं बन जाती हैं जिनको जो है चूल्हे चौके से रोटी पोने के अलावा या घर के कामों के अलावा राजनीति के कै खे गए का भी नहीं पता होता, जी तो फिर वो आप उनके वार्ड का क्या उत्थान करें। सही बात है। और वो वोट किस नाम पर लेते हैं, वो वोट ये लेती कि मेरा पति ने इतनी समाज सेवा कर दी, मेरे पिता ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने ये कर दिया, केवल जो अपने परिवार के जो पुरुष हैं उनके नाम पर वो कहीं ना कहीं वोट मांगती है। तो और प्रद्युमन बहुत भाई बार लोग, बहुत बार वोटर उनको वोट दे भी देते हैं, ठीक कहा आपने। और फिर बाद में वो पछताते भी हैं कि भाई हमारा जो जनप्रतिनिधि है उसको बोलना उसको नहीं आता, वो हाउस में बात नहीं रख सकता, और उसके लिए अगर छोटा सा भी कोई काम है, जब उसको लेटर तक भी ना पढ़ना आए सही ढंग से, इंग्लिश के लेटर तो बहुतों को नहीं सही आते, सही कह रहे हैं आप। तो करेगा क्या। तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो खुद में सक्षम हो, जिसको हम ये कह सकें कि हमारा ये काम है, और वो किसी और से, अपने परिवार वालों से बिना पूछे, क्योंकि वोट आप किसको दे रहे हो, सही बात है। वोट परिवार वालों में थोड़ी दे रहे हो, बिल्कुल सही वोट कह रहे तो आप उस कैंडिडेट को दे रहे हो जो चुनावी मैदान में खड़ा है। सही कह रहे हैं आप। तो लिहाजा ये जो रिजर्व सीटें हैं, जो जिसके लिए भी रिजर्व हैं, उसमें जो सबसे डिजर्विंग हो और जो खुद स्टेब्लिश हो, जिसका खुद का अपना एक जो है ओरा हो, जो खुद अपने पांव पर खड़ा हो, जिसको किसी से पूछने की जरूरत ना हो, जिसको यस मैन ना हो वो आदमी जी या महिला, तो वो चाहिए। तो प्रद्युमन भाई जो जी आप बात कर रहे हैं, देखा जाए अगर हम वार्ड 14 के अंदर जितने चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, जी अगर उन पर हम एक नजर डालें, जो आप कह रहे हैं, मेरे हिसाब से डॉक्टर सुमन यादव को छोड़कर बाकी चेहरे वही हैं। वो ये कहेंगे कि मेरे पति ने ये किया, मेरे पति इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये समाज सेवा कर रहे हैं। इनमें ऐसा कोई प्रत्याशी आपको नजर भी आता कि जो प्रत्याशी ये कह सके हाँ मेरा खुद का ये कैलिबर है, मैंने ये समाज सेवा की है, ये मैंने काम किए हैं, और आगे भविष्य में जनता के लिए मैं ये करूंगा, ऐसा कोई प्रतिनिधि आपको यहाँ नजर आता है? देखो, इस चुनाव में जो मुख्य रूप से 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में दिख रहे हैं जी इस वार्ड में, और उन चारों की अगर बात करें जी तो एक चुनाव यहाँ ऐसा था, क्योंकि यहाँ वार्डबंदी होती रहती है, जी तो उसमें यहाँ जो अभी जितेंद्र शोराण जो की धर्मपत्नी जो खड़ी हैं, उस चुनाव में जितेंद्र शोराण यहाँ से प्रत्याशी थे जी और अमित ग्रोवर भी लड़ रहे थे, जी जिन्होंने इस बार जो है अपना समर्थन एक प्रत्याशी को दिया हुआ है। तो समर्थन कहेंगे या ना उसमें तो तो फोटो ही उनका है, मतलब हाँ, ऊपर फोटो अब वो उनका उन्हीं है, ने खड़ा कर रखा है एक तरह से, मतलब वही है कहें क्योंकि तो। अमित ग्रोवर की भी जो राजनीति है, अगर उसको देखा जाए, भले ही वो एक बार एमसी वो बन गए,
लेकिन विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। सबसे बड़ा जो टैग उनके ऊपर लग गया वो लग गया दल बदल का। उनका ये पता ही नहीं चलता कि वो कब कौन सी पार्टी में चले जाते हैं, कब कौन सी पार्टी छोड़ देते हैं। हिसार शहर की अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में पिछले कुछ एक समय में जितनी पार्टियां अमित ग्रोवर ने बदली हैं, जितने नेता अमित ग्रोवर ने बदले हैं, उतना शायद ही कोई विरला उदाहरण होगा। अच्छा। और दूसरी बात कि जब वो एमसी रहे उन्होंने क्या करवाया इस वार्ड में, वो ये चीज तो बता नहीं रहे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करवाया, क्योंकि उनका तो रिपोर्ट कार्ड भी बनता, वो रह चुके हैं। बिल्कुल वे उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करवाया। दूसरी तरफ जो जितेंद्र शोराण की धर्मपत्नी खड़ी हैं, तो जितेंद्र शोराण को भी ये क्लियर करना चाहिए कि भले ही वो चुनाव हार गए लेकिन लोगों ने तो आपको वोट दिए। सही बात है। जिन लोगों ने आपको वोट दिए आपने उनका कितना भला किया, सही बात कितना है। काम करवाया उनके लिए। बिल्कुल ठीक बात है। केवल जो है धरने प्रदर्शन जलसे जुलूसों में शामिल होने से लोगों के काम नहीं बढ़ते। बिल्कुल। जलसे जुलूसों में तो जो कामरे टाइप के लोग सारा दिन सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे हिसार में जो मिनी सेक्रेटरीट है या पिछले 10 साल से तो हमारा रोज देखने रोज धरना रहता है। बिल्कुल सही बात है। समाधान थोड़ी सही बात है। समाधान तो ये है कि आप में कितना तार्किक शक्ति है, आप में कितनी कैपेसिटी है जो आप जनता के काम करवा लाएं। आप अधिकारियों से, सरकार से, प्रशासन से बात करके अपने वार्ड की, अपने इलाके की जो मूलभूत सुविधाएं हैं। सही बात है। ठीक है, भले ही आप चुनाव हार गए लेकिन एक जनप्रतिनिधि लोगों ने आपको ठीक है चुना नहीं, बिल्कुल लेकिन वोट तो आपको भी डाले लोगों ने। प्रद्युम्न भाई मुझे एक किस्सा याद आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि सन 2005 में नारनौंद हलके से राम कुमार गौतम जी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जीत गए। और मैं कहीं न कहीं इस बात में उनकी दाद देता हूं। बीजेपी की सरकार नहीं थी, सरकार बनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक लगकर काफी काम करवाए, जो कि उनकी समझदारी कहेंगे हम, जो कि उनको पता है कि भाई मुख्यमंत्री आपकी सरकार का नहीं पता नहीं कब बनेगा, आप तो चलो बीजेपी काबिज है। उस वक्त तो यह भी नहीं माना जा सकता था कि हरियाणा के अंदर बीजेपी अपने दम पर काबिज हो जाएगी। नहीं, विधायक दो जीते थे उस वक्त, कामयाब कहां होगी। हाँ, तो उस वक्त रामकुमार गौतम ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक लगकर जनता के काफी काम करवाए, तो वो सराहनीय है। वो अगर इनकी तरह धरनों पर बैठ जाते तो उससे क्या मिलता जनता को? बिल्कुल। अभी तो उन्होंने कुछ लोगों के तो काम कराए हैं, 100, 200, 500 किन्हीं के तो काम हुए हैं ना। तो जो शोराण साहब के बारे में आप बात कह रहे हैं, शोराण साहब का अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें, मेरे हिसाब से धरनों के सिवाय आज तक तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता जो उन्होंने जनता को डिलीवर किया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी का राज होता है, अगर आप उसके साथ, उसके नेताओं के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अपना ठीक सिस्टम बैठाए रखें तो खूब काम करवा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में काम करवाने की एक ललक हो, एक आपके दिल में एक लगन हो, बिल्कुल, तो आप बहुत कुछ करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो ये प्रत्याशी खड़े हैं उसमें ना तो चूंकि महिला रिजर्व वार्ड है, बिल्कुल, तो एक डॉक्टर सुमन यादव को अगर हम छोड़ दें, वो खुद के दम पर स्टेब्लिश हैं, खुद अपना फैसले वो लेने में सक्षम हैं और चूंकि वो कई संस्थाओं को चला रही हैं, बिल्कुल, पुराने समय से आरएसएस की जो विभिन्न जो शाखाएं हैं उनमें, चाहे वो भारत विकास परिषद के माध्यम से हो या अन्य जो उनके और घटक हैं, उनके माध्यम से उन्होंने वो बहुत कुछ करके दिखाया। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात करें अमित ग्रोवर ने जिनको समर्थन दे रखा है, उनको समर्थन दे दिया, ठीक है, किसी भी आदमी का अधिकार है, लेकिन उनको साथ में ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि जो ये अगर बाय चांस वो एमसी बन जाते हैं, ठीक बात, बहुत गजब सही बात अमित ग्रोवर उनकी जो है पार्षदी चलाएंगे या जो उनके पति हैं वो चलाएंगे या वो मैडम खुद चलाएंगे। बहुत सही पॉइंट इसी तरह से जो जितेंद्र शोराण की जो धर्मपत्नी है उसमें जितेंद्र शोराण चलाएंगे या उनकी धर्मपत्नी चलाएंगे। सही बोल रहे हैं। क्योंकि अभी तक का जो पूरा एपिसोड है उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो डॉक्टर सुमन यादव को छोड़ करके बाकी जितनी महिलाएं हैं उनमें कोई भी सक्षम हो, कोई भी अपने दमखम पर राजनीति कर सकती हो। तमाम जो है अपने जो परिवारजन हैं उनके भरोसे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और एक बड़ी गौर करने वाली बात ये भी है कि उस वार्ड के जो वासी हैं वो भी इस चीज को बड़ा नोट कर रहे होंगे, क्योंकि इस वार्ड में जो सेक्टर 16-17 है, सेक्टर 13 है, सेक्टर 13 पार्ट 2 है, 9-11 है, तारानगर है, तो कुछ मॉडल टाउन का एरिया है, तो कहीं ना कहीं एक जो पॉश एरिया जो शहर का है, जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से जो लोग मजबूत हैं वो लोग इस इलाके में रहते हैं ज्यादातर। और उन सब में
जो एक चीज देखने को मिली, एक सुमन यादव को अगर छोड़ दें, उन्होंने अपने किसी परिवारजन का फोटो उसके अंदर नहीं लगा रखा, जो उनके होर्डिंग, बैनर्स, पंपलेट्स हैं। बाकी जो प्रत्याशी खड़े हैं वो सारे ही अपने परिवारजनों के फोटो लगाए हुए हैं। ठीक बात तो है। कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि वो खुद सक्षम नहीं है कोई भी फैसला लेने के लिए। प्रद्युमन भाई देखिए, आप जो आप डॉक्टर सुमन यादव की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुमन यादव ने भारत विकास परिषद के अंदर बहुत लंबे समय तक काम किया है, और जो भारत विकास परिषद है वो एक सामाजिक संस्था ही है, बहुत सारे सामाजिक कार्यवाही संस्था करती रहती है, लोग भी उसके बारे में जानते हैं, तो कहीं न कहीं इनको अनुभव भी है, सामाजिक अनुभव है। दूसरा, ये बहुत सारे स्कूलों की प्रिंसिपल रही है, स्कूल संभालना, बच्चों को संभालना, वो पेरेंट्स आते हैं उनसे डील करना, तो ये भी अपने आप में एक सामाजिक अनुभव है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इनके पिताजी भी बहुत लंबे समय से 30-35 साल से वो भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं। और अब बात जो आप कर रहे थे जनत पहवा की, अमित ग्रोवर की, अब जो वो कैंडिडेट हैं मैडम जन्नत जी, आप एक चीज देखिए, उन्होंने फोटो लगा रखा सबसे ऊपर अमित ग्रोवर का, तो कहीं न कहीं अब उनकी यह भी जिम्मेवारी बनती है, अमित ग्रोवर ने जो पिछली बार में काम किए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड भी दे। फोटो तो उन्होंने लगा लिया, उन्होंने क्या किया, अब रिपोर्ट कार्ड भी उनको पेश करना चाहिए। देखिए, हमने ये जनता के लिए किया है। नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, जितेंद्र शोराण को भी करना चाहिए। जो दोनों प्रत्याशी हैं उनको ये बताना चाहिए कि जब हमने पहले आपके इलाके के लोगों के वोट लिए, तो उसके बाद हमने ये काम आपके लिए करवाए, और ये हमने आपसे वादे किए थे, जिनको हमने निभाया और जिनको हम नहीं निभा पाए वो भी बताने चाहिए लोगों को, तभी तो पता चलेगा। वोट लेने के लिए दोबारा मैदान में आ गए, और लोग भरोसा भी तभी करेंगे। वोट लेने के लिए आगे, लेकिन वोट लोग देंगे तब ना। बिल्कुल, वो तो 2 तारीख को पता चलेगा, देंगे नहीं देंगे, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आप जब वोट दोबारा चुनाव में जब खड़े हुए, तो सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए, ये डॉक्टर सुमन यादव के लिए भी, अगर वो अगला चुनाव लड़ेंगी, वो हारे या जीते ये चुनाव, बिल्कुल, तो अगली बार उनके लिए भी लागू होगी, उनके लिए वो जो है वो हारे या जीते, लेकिन जिन लोगों ने उनको वोट दिया है उनके लिए उन्होंने क्या किया। तो ये तो हर प्रत्याशी के लिए है। बिल्कुल। अगर जितेंद्र शोराण इस बार नहीं चुनाव लड़ते तो कोई सवाल नहीं उठता। बिल्कुल। अमित ग्रोवर इस बार अगर किसी को समर्थन ना देते तो भी सवाल नहीं उठता। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब आप दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं एक बार फिर से इस वार्ड की, तो सबसे पहले तो उनको ये क्लियर बिल्कुल करना चाहिए कि आखिर हमने क्या किया, लोगों को हमसे क्या उम्मीदें थी, हमने उनको क्या क्या वादे किए थे, किनको हम पूरा कर पाए, किनको हम नहीं पूरा कर पाए। सही बोल रहे हैं आप। मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये दोनों ही शख्स पिछले लगातार कई सालों से केवल और केवल जो है जलसे, धरने, जुलूस, इस तरह के मामलों में ज्यादा एक्टिव रहे हैं, और धरातल पर बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं। बाकी अगर उन्होंने कुछ किया हो तो उनको बताना भी चाहिए जनता के बीच में, क्योंकि हम भी इस वार्ड में खूब घूमे हैं, अभी तक लोग उस पैमाने पर कोई ये बोल ही नहीं रहे कि इन्होंने हमारे वार्ड में कोई ऐसा काम करवाया हो। और तभी एक नए विकल्प की तरफ लोग देखते हैं। यस। लोगों को जब ये लगता है ना कि ये जो पुराने हैं नेता, ये कोई काम के तो रहे नहीं भाई, ये जब पहले ही कुछ नहीं करवा पाए तो अब आगे क्या करवाएंगे, तो फिर वो एक नए विकल्प को खोजते हैं। और उस नए विकल्प में चूंकि आज के दिन जो हालात है, मैं उसी पे आ रहा था प्रद्युमन भाई। अब देखिए, अगर बात की जाए नए विकल्प की, और 2 तारीख को वोटिंग होनी है, तो आज आपको क्या लगता है कि आज की जो राजनीतिक स्थिति है और आगे 2 तारीख तक ये किस तरफ जाएगी, और जो वार्ड 14 का चुनाव है वो क्या करवट बदलेगा? देखो, यहां सबसे मेन बात तो ये है कि जहां एक तरफ चाहे वो अमित ग्रोवर समर्थित प्रत्याशी हो और चाहे वो जो है जितेंद्र शोराण की धर्मपत्नी हो, वो अपने दमखम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आजाद हैं, दोनों निर्दलीय हैं। जबकि जो डॉक्टर सुमन यादव हैं, उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, संगठन हो, तंत्र मंत्र जो भी है सरकार का, वो हर चीज उन्होंने झोंक रखी है। और उनको चुनाव जिताने के लिए, चाहे वो नवीन जिंदल हो, श्रुति चौधरी हो, रणबीर गंगवा हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सब लगातार जो है उनके वार्ड में जनसंपर्क भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और लगातार जो है वो सक्रिय हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा जो उनकी एक खुद की छवि है, क्योंकि साफ सुथरी छवि की नेत्री हैं, बिल्कुल, और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक जो है फायदेमंद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। दूसरी तरफ भले ही उन्होंने अपने परिवार के किसी परिवारजन का फोटो ना लगा रखा हो, किसी को आगे ना कर रखा हो, बिल्कुल, लेकिन जो उनका एक पारिवारिक बैकग्राउंड है, लोग उस चीज को भी देखते हैं। तो वो बड़े वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे है पूरा परिवार, और जो है
जिस तरह की सामाजिक गतिविधियों में वर्षों से, ये तो चुनाव तब है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद वो पिछले 20-22 साल से तो खुद और 30-35 साल से उनका पूरा परिवार विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम कर रहा है। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में वो चूंकि जो है आर्थिक रूप से संपन्न है, तो वो आर्थिक मदद भी लोगों की कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात तो कहीं ना कहीं वो कई प्लस पॉइंट हैं। वो डॉक्टर सुमन यादव से एक दफा बात हुई तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आप राजनीति में क्यों आए हो, तो देखिए उनका बहुत अच्छा आंसर था कि राजनीति में हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, इसको हम पैसा कमाने का अवसर नहीं मानते, सामाजिक सेवा हम पहले भी कर रहे थे। तो हमारे दिल में भी एक टीश है, वार्ड के लोगों ने बार बार कहा कि देखिए हम वोट तो दे रहे हैं और लोग हमारा वोट ले जाते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं होते हैं। तो हमें लोगों ने कहा, अभी हम लोगों के दबाव से प्रेशर पड़ा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम तो लोगों के काम करवाने के लिए लोगों के बीच में आए हैं। तो बहुत अच्छी बात थी प्रद्युमन भाई। नहीं, अब देखो ऐसा है, जब से मेयर का डायरेक्ट चुनाव हुआ है ना, तब से बहुत ज्यादा पार्षद ना तो को बहुत लंबा चौड़ा पैसा कमा सकते जी, क्योंकि पहले तो उनकी वोट की वैल्यू होती थी और उस वोट की वैल्यू की वजह से जो नगर निगम का मेयर होता था या नगर परिषद का चेयरमैन होता था, चेयरपर्सन होता था, वो ये समझता था कि कभी भी कुर्सी जा सकती है, खरीद फरोख्त भी होती थी। अब तो जो है 5 साल उनको ना तो हटाया जा सकता, बिल्कुल, ठीक है। तो उस चक्कर में ना इतने पार्षद एकदम से इकट्ठे होंगे, कोई ऐसा सिस्टम बनता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब पार्षद केवल उसको जिताना चाहिए, लोगों को, अकेले वार्ड 14 की बात नहीं, चाहे कोई भी हो, कि उसको जिताना चाहिए जो खुद के दम पर हो, इंडिपेंडेंट के हालात में कि मैं सब कुछ मैं कर सकता हूं, ठीक है, भले ही वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन खुद सक्षम हो। और दूसरा वो हो जो सरकार से क्षेत्र के विकास कार्य करवा सके। क्योंकि मैं उसी बात पर था प्रद्युमन भाई जो आप कह रहे थे। देखिए, आप यह बात कहां तक सही मानते हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, राज्य में बीजेपी की सरकार है, और पिछली बार महापौर भी बीजेपी का था जी, और अभी भी जो यहाँ 14 में जो प्रत्याशी खड़े हैं उनका कोई मेयर तो है नहीं जी। आखिर ये तो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, मेयर तो या तो बीजेपी का बनना है या कांग्रेस का बनना है। तो जो ऊपर सरकार है, अगर डॉक्टर सुमन यादव यहाँ से जीत जाती है, या लोगों को इनको इस बात के लिए क्या जिताना चाहिए कि ऊपर सरकार इनकी है तो ये ज्यादा कार्य करवा पाएंगे? देखो, मेरा ये मानना है कि जो बाकी जो प्रत्याशी खड़े हैं ना जी, जब उनको में कोई आज जिन्होंने उनको समर्थन दे रखे हैं, उनको आपने एक बार मौका दे के देख लिया, ठीक है, वो हारे या जीते, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हो पाए, उन्होंने आपके क्षेत्र की आवाज नहीं उठा पाए, नहीं काम करवा पाए, तो कम से कम एक नए चेहरे पर दांव लगाना चाहिए। दूसरी बात, चूंकि केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और हिसार में भी जो आज के हालात दिखाई दे रहे हैं, वो हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो 20 के 20 वार्डों में अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ रही है, बिल्कुल, जबकि यहाँ ये हालात है कि जो जितेंद्र शोराण की धर्मपत्नी है, उनको वो मेयर के वोट किसको डलवाएंगी? ठीक बात है। दूसरी तरफ जो अमित ग्रोवर के समर्थित जो प्रत्याशी वो मेयर के वोट किसको डलवाएंगे? यस, अभी तक तो वो भी कोई क्लियर नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वोट तो 2 पड़ने हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है, एक एमसी का और एक मेयर का। अगर मान लें कि बीजेपी का मेयर बन गया, तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का ही एमसी बनेगा तो काम बेहतर होंगे। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का मेयर बन गया तो कांग्रेस का प्रत्याशी कोई मजबूत है नहीं, ठीक बात है, बहुत से ऐसे वार्ड हैं जहां कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी नहीं है। हाँ। ठीक है, उनका मेयर का कैंडिडेट एक शरीफ आदमी है, लेकिन उनके पीछे एक समस्या ये है कि शराफत के साथ साथ जो कांग्रेस के स्थानीय जो नेता हैं, वो पुरजोर उनकी मदद करें, तब जाकर के वो फाइट कर पाएंगे चुनाव। तो कुल मिलाकर के कई समीकरण ऐसे बैठ रहे हैं, और उन सब में ऐसा लग रहा है कि अगर इस क्षेत्र की वार्ड 14 के लोगों को, क्योंकि ये एक शहर का जो पॉश एरिया है वो पड़ता है, और यह समस्याएं बहुत सी हैं, बिल्कुल, तो उन समस्याओं को दूर करवाने के लिए उस शख्स को, उस महिला को, उस अपने जो प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहिए जो आपके काम करवाने में सक्षम हो। बिल्कुल सही। कहने का अभिप्राय ये है कि जिनकी सरकार में चलती हो, जो सरकार से काम तो सरकार ने करने, ठीक है। अब आप चकिल की मारे जाओ, कोई नहीं पूछता, बजट ऊपर सारा दिन आप धरने, प्रदर्शन, जलसे जुलूस कुछ भी करते। और एक और प्रद्युमन भाई, जो दो ये अमित ग्रोवर हो चाहे शोराण हो, दोनों की छवि सरकार से टकराने की रही है, ये विकास कहां से करवा पाएंगे? यही तो समझ, इसीलिए तो वार्ड में काम नहीं हो पा रहे। हाँ जी, लोग इसीलिए तो कह रहे हैं। आप एक बात बताओ, लोग किस लिए वोट देते हैं? जी, मैं बहुत गंभीर प्रश्न कर रहा हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं जी, कि हम, आप या जो भी दर्शक हैं,
जी, वो वोट किस लिए दे रहे हैं? मेरे हिसाब से देखो हम वोट प्रतिबंध इसलिए दे रहे हैं और दर्शक भी इसलिए दे रहे होंगे, जी कोई भी मतदाता हो, कि हमारे इलाके का विकास हो। विकास हो, न कि वो इस बात के लिए दे रहे होंगे कि आप जाइए सरकार से टकराइए। इस बात के लिए कौन वोट देगा? ये जनता तो को क्या इस लाभ बात, मिलेगा? एक बात बताओ, उसमें फिर जनप्रतिनिधि बनने का, चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे विरोध करे जाओ। सही बात है, वैसे आप आंदोलन कर रही है, आप चुनाव अभी लड़ने क्या जितने जो ये आंदोलन चल रहे हैं, इनमें ये बैठे हैं कि चुनाव लड़ने ही बैठे हैं। सही बात है, ठीक है ना? बिल्कुल काम करवाने के लिए ही आदमी चुनाव लड़ता है। और लड़ता एक है। और गजब बात मैं बताता हूँ, जो ये प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ये जब भी आपके पास भी वोट मांगने के लिए आए होंगे, तो इनमें से किसी ने कभी कोई ये नहीं कहता कि भाई आप मेरे को वोट दो और मैं सरकार से टकराऊंगा। ये सही नहीं बात कहता ना, हाँ। वो सारे ये कहते हैं मैं काम कराऊंगा। काम कराऊंगा मैं। ठीक है, और अगर वो काम तो तब कराएंगे जब उनकी सरकार में कोई सिस्टम होगा। बिल्कुल, अगर नारे लगाने वालों से काम होता, बिल्कुल। आप एक चीज देखो, देश में 13 महीने किसान आंदोलन चला जी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी तक को जो है ये कहना पड़ा कि मैं इनको समझाने में सक्षम नहीं हूं, यस, उसके बावजूद क्या उस चीज का हो गया समाधान? और एक और नहीं हुआ देखिए ना सरकार 13 महीने आंदोलन चला जी, किसान को बताओ क्या मिल गया अभी कुछ तक? नहीं मिला। वही तो बात है ना, हाँ, कि उसका इन आउटपुट क्या निकला? बिल्कुल। कुछ भी तो नहीं निकला। लगाए जाओ नारे, सही अब बात। फिर बैठे रहो। बैठा रहो। ठीक है, काम तभी बनता है। मैं एक बड़ी गंभीर बात कहता हूं और उससे दर्शक भी सहमत होंगे। कोई भी आदमी हो, कोई भी समाज हो, कोई भी परिवार, कोई भी वार्ड, कोई भी क्षेत्र तभी ताकतवर होता है और तभी उसका विकास होता है जब वो राजनीतिक रूप से मजबूत हो। सही कहा। सबसे ज्यादा मजबूती आदमी को राजनीति, पैसे तो पता नहीं किस पे कितना कितना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। पैसा तो ये जो इस वार्डों में जो रह रहे हैं ना, ये हो सकता है जितने कैंडिडेट खड़े हैं इनसे सबसे ज्यादा वोटों पे मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लेकिन राजनीतिक विल पावर आपके पास कितनी है? कितने एक प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकारों से आप जो है अपने वार्ड के लिए कोई काम करवा सकते हैं? स्थानीय जो सरकार बनेगी उससे आप कितना पैसा डेवलपमेंट के लिए अपने इलाके में ले आ सकते हैं? बिल्कुल। वार्डों में क्या समस्याएं हैं? वार्डों में समस्या ये है कि कहीं सीवर ब्लॉक हो जाता है, जी, सड़कें हैं, ठीक है, वो ठीक है, एचएसवीपी एक अलग डिपार्टमेंट भी है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद जो है लोगों को लोग डिलीवर करने के लिए वो वहां जा सकते हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए। बिल्कुल। और इसके अलावा वहां जो है छोटी छोटी, कहीं कोई पार्किंग की समस्या है, कहीं कोई जो है बंदरों की समस्या आई हुई है, कहीं ये क्या बोलते हैं कूड़ा करकट की समस्या है, कहीं सौंदर्यकरण की है, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। बिल्कुल, ठीक है, कहीं पानी की है, तो वो तभी कोई नुमाइंदा करा सकता है जब उसका सरकार में ठीक ठाक सिस्टम हो और सरकार के लोग उसकी मानते हो। सिस्टम तो पता नहीं किसका हो, लेकिन सरकार वाले माननी भी होती। तो साथियों, यह हमने चर्चा की कि आप जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं वो किस लिए करते हैं। तो हमने पहले भी कई सारी वीडियो में कहा कि अब आप जो मतदान करने जा रहे हैं सोच समझकर मतदान कीजिए। यह मतदान आप 5 साल के लिए कर रहे हैं और 5 साल बाद दोबारा यह अधिकार आपके पास आएगा। जब यह अधिकार आपके पास आ गया है तो अभी आप पूरा गहन चिंतन और मनन करके वोट कीजिए कि आखिर जनता के लिए कौन सा प्रत्याशी हमारे बीच में खड़ा रहेगा, कौन जनता के काम करवाएगा और कौन हमारे वार्ड के लिए मुफीद है। इसमें एक बात और भी है, अभी तक तो केवल जो शोरगुल है ना चुनाव प्रचार का वो चल रहा है। वोटर जो है वो सोचना तो अब आज से शुरू करेगा, अभी डिसाइड करेगा। अब आज से सोचना शुरू करेगा भाई मैं किसको वोट डालूं। ठीक, अब तक तो सब यहाँ भर रहे हैं क्योंकि सारे जा रहे हैं। बिल्कुल, असली जो निचोड़ है ना हार जीत का, वो जो अगले ये कुछ एक घंटे हैं ये तय करेंगे। और इसमें जो प्रत्याशी अपनी सही मार्केटिंग करेगा, अपनी सही मैनेजमेंट करेगा, अपने सारे सिस्टम को सही ढंग से मैनेज करेगा, वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतेगा। देखिए, जितने भी प्रत्याशी हैं उनके अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, उनकी अपनी अपनी खास बात है। वो खास बात जनता के सामने आनी चाहिए ना। जब वो जनता के सामने आएगी तभी तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर वो चीज आपकी छुपी ही रहेगी तो आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो आप सोच समझकर मतदान कीजिए, जागरूक होकर मतदान कीजिए। जब आप जागरूक होकर मतदान करेंगे तो आप अच्छी सरकार चुन पाएंगे, ये हम बिल्कुल डंके की चोट पर कहते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।